हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लीस्ट कॉस्ट लोकेशन थ्योरी बाय अल्फ्रेड वेबर। वेबर ने जो ये लोकेशन थ्योरी है ये 1909 में दी अपनी बुक, जो कि जर्मन भाषा में थी, उबर डेन स्टैंडर्ड डेर इंडस्ट्रीन, जो कि 1929 में फ्रेडरिच के द्वारा ट्रांसलेट हुई इंग्लिश में, जिसका टाइटल था थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इस थ्योरी को प्योर थ्योरी और लीस्ट कॉस्ट थ्योरी भी कहा जाता है। इस थ्योरी का बेसिक आइडिया था कि उन सभी फैक्टर्स को पढ़ना जो किसी भी इंडस्ट्री को अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन्स में लोकेट करते हैं। वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो इंडस्ट्रीज हैं वो किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे लोकेट होती हैं। उन सभी फैक्टर्स को डिस्कस करना, एनालाइज करना, समझना वेबर ने इस थ्योरी के माध्यम से बताया। अब उसने कुछ अजम्पशंस दी, कुछ चीजें अज्यूम की। पहली थी द एरिया इज यूनिफॉर्म और आइसोट्रॉपिक, कि जो एरिया है, जिस एरिया की वो बात कर रहे हैं, वो एकदम से समान रूप से हर एक कारक जो है वहां पे विभाजित है। उसके बाद जो फर्म्स हैं उनका मेन उद्देश्य है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट्स को ज्यादा से ज्यादा कमाना, मैक्सिमाइज करना विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट्स। उसके बाद देयर इज परफेक्ट कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। जो ट्रांसपोर्ट रेट्स हैं वो होमोजीनियस हैं। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो हैं वो फंक्शन है वेट और डिस्टेंस का। जो कोई भी वस्तु है, रॉ मटेरियल है या फिनिश्ड प्रोडक्ट है, उसका जो वेट है और कितने डिस्टेंस तक उनको लेकर जाना है, उस पे डिपेंड करेगी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। वहां पर उस एरिया में गिवन बाइंग सेंटर्स हैं और गिवन डिमांड है। जो रॉ मटेरियल सोर्सेज हैं वो फिक्स्ड पॉइंट्स हैं। इस तरह से इन सब चीजों को वेबर के द्वारा अज्यूम किया गया। अब जो फैक्टर्स हैं जो किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, उसको वेबर के द्वारा दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया। जो फर्स्ट ग्रुप है वो है रीजनल फैक्टर्स, जिन्हें प्राइमरी फैक्टर्स भी कहा गया। और जो सेकंड फैक्टर्स हैं वो है एग्लोमेरेटिव एंड डी एग्लोमेरेटिव फैक्टर्स, जिन्हें सेकेंडरी फैक्टर्स कहा गया। तो जो रीजनल फैक्टर्स हैं वो, उसमें लेबर कॉस्ट और जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको इंक्लूड किया गया। जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो है टोटल वेट और डिस्टेंस, मींस जो पूरा वेट है किसी भी कमोडिटी का वो प्लस डिस्टेंस किसी भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को बताएगा। जो रीजनल फैक्टर्स बताए गए, अब इनमें फर्स्ट है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। अब इसमें जो है दो तरह की कंडीशंस वेबर के द्वारा बताई गई। फर्स्ट है जहां पे आपके पास वन मार्केट एंड वन सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल सप्लाई। सेकंड कंडीशन है जहां पे वन मार्केट और टू सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल सप्लाई होंगे। तो इन कंडीशंस में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो किस प्रकार की होगी, या कैसे वो किसी भी जो फर्म है, जो प्लांट है, उसकी लोकेशन को प्रभावित करेगी। अब जो फर्स्ट कंडीशन बताई गई वेबर के द्वारा, जिसमें था वन मार्केट एंड वन रॉ मटेरियल, इस कंडीशन में जो तीन तरह की सिचुएशंस हैं वो वेबर के द्वारा बताई गई। जो फर्स्ट सिचुएशन है, यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल एवरीवेयर, जिसे यूबिक्विटिस मटेरियल वेबर के द्वारा कहा गया। तो ये हमें ध्यान रखना है कि यूबिक्विटिस मटेरियल वो मटेरियल होगा जो हर जगह पाया जाएगा। तो इस कंडीशन में जो प्लांट होगा, जो आपकी प्रोसेसिंग यूनिट होगी, वो मार्केट पे लोकेट होगी, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है वो कहीं भी आपको मिल जाएगा। जो सेकंड कंडीशन है जिसमें रॉ मटेरियल फिक्स है एंड प्योर, प्योर का मतलब होगा कि जो आफ्टर प्रोसेसिंग जो अपना वेट है वो उसका सेम रहेगा। आफ्टर प्रोसेसिंग उसके वेट पे कोई भी बदलाव नहीं आएगा। तो जो रॉ मटेरियल होगा और जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होगा उनका वेट सेम ही होगा। तो इस कंडीशन में जो प्लांट है वो या तो मार्केट में लोकेट हो सकता है या फिर रॉ मटेरियल साइड पे। क्यों? क्योंकि जो भार है, जो वेट है, उसमें कोई भी बदलाव या चेंज नहीं आएगा। तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होंगी वो सेम ही रहेंगी।
अब थर्ड कंडीशन है, इसमें जो रॉ मटेरियल है वो फिक्स है और ग्रॉस है, यानी कि जो रॉ मटेरियल है वो ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब होता है वेट लूजिंग मटेरियल, यानी कि जब वो कोई भी कमोडिटी है उसको बनने में जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, जब उसकी प्रोसेसिंग होगी तो वो अपना भार कम करेगा। मान लीजिए रॉ मटेरियल है 10 kgs, तो वो सिर्फ 2 kg ही रहेगा। तो इस कंडीशन में दैट विल बी अ ग्रॉस मटेरियल। तो इस कंडीशन में जो प्लांट है वो लोकेट होगा रॉ मटेरियल सोर्स में, ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन है वेस्ट मटेरियल का उसे अवॉइड किया जा सके। तो इस तरह जो एक मार्केट होगी और एक रॉ मटेरियल होगा, उसमें ये तीन तरह की कंडीशंस बताई हैं। और वेबर ने बताया कि इन तीनों कंडीशंस में जो प्लांट होगा वो कहाँ पे लोकेट होगा। इसके बाद जो दूसरी कंडीशन थी वो थी जहां पे एक मार्केट है परंतु जो रॉ मटेरियल के सोर्सेज हैं वो दो होंगे। तो इस कंडीशन में जो है चार तरह की सिचुएशन आती हैं, जब जो R1 और R2 है, जो दो रॉ मटेरियल हैं, वो हमें सभी जगह पाए जा रहे हैं, दे आर फाउंड एवरीवेयर। तो जो लोकेशन होगी वो मार्केट में होगी, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है वो हमें सभी जगह मिल रहे हैं। उसके बाद सेकंड जो कंडीशन है वो है R1 इज फिक्स्ड, जबकि R2 इज फाउंड एवरीवेयर। तो इस कंडीशन में जो एंड बोथ आर प्योर, और इसमें जो उनका वेट है उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा। तो इस कंडीशन में जो बेस्ट लोकेशन होगी किसी भी प्लांट की, किसी भी प्रोसेसिंग यूनिट की, वो मार्केट में ही होगी, क्योंकि इस कंडीशन में जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं वो सिर्फ R1 के ही देने पड़ेंगे, क्योंकि वो फिक्स है, वो किसी एक पर्टिकुलर जो लोकेशन है वहीं पे ही पाया जा रहा है। उसके बाद जो थर्ड कंडीशन है दैट इज जहां पे जो R1 और R2 है वो फिक्स है और प्योर है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो लोकेशन होगी प्लांट की वो मार्केट में ही होगी, क्योंकि वो प्योर है, जो मटेरियल है वो प्योर है, उनके वेट में कोई भी चेंज नहीं आएगा आफ्टर प्रोसेसिंग। हमें यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पे मेन मकसद है जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, उनको कैसे कम से कम रखा जाए। तो इन तीनों कंडीशंस में हम देख सकते हैं कि जो प्लांट है, जो प्रोसेसिंग यूनिट है, वो मार्केट में ही होगी। अब जो फोर्थ कंडीशन है जिसमें R1 जो R2 है वो फिक्स है और ग्रॉस है, यानी कि वेट लूजिंग टाइप है। तो यहाँ पर जो वेबर है उन्होंने लोकेशनल ट्राइंगल को इंट्रोड्यूस किया। ये देखते हैं ये लोकेशनल ट्राइंगल क्या है। इस तरह से वेबर ने लोकेशनल ट्राइंगल का कंसेप्ट दिया। यहाँ पर हम देख सकते हैं R1 और R2 दो हैं रॉ मटेरियल के सोर्सेज और एक है यहाँ पर मार्केट। तो इस फर्स्ट डायग्राम में जो वेट लूजिंग टाइप है आपका रॉ मटेरियल, यानी कि जब ये रॉ मटेरियल है मान लीजिए 2 टन है, तो बनने के बाद प्रोसेस होने के बाद ये सिर्फ 1 टन ही रह जाएगा। तो इस कंडीशन में जो प्रोसेसिंग यूनिट होगी वो नियर रॉ मटेरियल सोर्सेज होगी, क्योंकि जो ज्यादा भारी सामान है उसको हम कम से कम जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं वहां पर रखेंगे। अब दूसरी कंडीशन में क्या है कि जो आपका रॉ मटेरियल है दैट इज वेट गेनिंग टाइप, यानी कि अगर पहले प्रोसेसिंग से पहले वो 2 टन है, तो प्रोसेस होने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो 4 टन का बन जाता है। तो इस कंडीशन में जो आपकी प्रोसेसिंग यूनिट होगी वो नियर द मार्केट होगी, ताकि जो 4 टन बने जो फिनिश प्रोडक्ट का भार है उसको सिर्फ यहां से यहां तक इतना ही ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे करना पड़े। तो इस तरह जो लोकेशनल ट्राइंगल है उसमें वेबर ने वेट लूजिंग टाइप और वेट गेनिंग टाइप इन दोनों मटेरियल्स के लिए जो प्लांट्स की ऑप्टिमम लोकेशन है उन्हें बताया। इसके बाद जो वेबर थे उन्होंने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बताया, ताकि जो मटेरियल्स हैं वो किस तरह से किसी पर्टिकुलर लोकेशन की तरफ पुल कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर लोकेशन की तरफ आकर्षित कर रहे हैं किसी भी प्लांट की लोकेशन को, जिसे उसने कहा मटेरियल इंडेक्स। अब ये मटेरियल इंडेक्स क्या है? इट इज द वेट ऑफ लोकलाइज्ड रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो जब अब रॉ मटेरियल है
वो मोर देन फिनिश्ड प्रोडक्ट होगा, तो जो मटेरियल इंडेक्स है इट विल बी मोर देन 1। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम देख सकते हैं 5 इज द raw material and 1 is the 5 is the weight of localized raw material and 1 is the weight of finished product। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5, जो क्या है मोर देन 1 है। तो यहाँ पर mi इज मोर देन 1। तो इस कंडीशन में जो प्लांट है इट विल बी लोकेटेड नियर द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। दूसरी कंडीशन है जब रॉ मटेरियल है उसका वेट लेस देन फिनिश्ड प्रोडक्ट है, तो इस कंडीशन में जो एमआई होगा, जो मटेरियल इंडेक्स होगा, इट विल बी लेस देन 1। जैसे मान लीजिए 5 आपका रॉ मटेरियल का वेट है और 10 आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट का वेट है, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.5, जो कि एमआई यहाँ पर होगा लेस देन 1। तो इस कंडीशन में जो प्लांट होगा इट विल बी लोकेटेड नियर टू द मार्केट, क्योंकि इस कंडीशन में जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं वो अगर मार्केट के नजदीक प्लांट रहेगा तो वहां पे कम होंगे। इसके बाद थर्ड कंडीशन में जब हमारा जो रॉ मटेरियल का वेट है वो फिनिश्ड प्रोडक्ट के वेट के बराबर ही होगा, तो यहाँ पर जो मटेरियल इंडेक्स होगा वो 1 होगा। तो इस तरह से 3 तरह से मटेरियल इंडेक्स को वेबर ने डिफाइन किया। अब जो सेकंड फैक्टर था वो था लेबर कॉस्ट अकॉर्डिंग टू वेबर। जो इंडस्ट्रीज होंगी उनका मेन मकसद होगा उन एरियाज पे, उन पॉइंट्स पे लोकेट होना जहां पर जो लेबर कॉस्ट्स हैं वो कम है, क्योंकि इस वजह से क्या होगा, लेबर कॉस्ट उन्हें कम पे करनी पड़ेंगी। उनका जो इकोनॉमिक मैन है, क्योंकि मनुष्य वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहेगा। तो जो वेबर ने कहा कि एक आइडियल सिचुएशन होगी जहां पर जो लेबर कॉस्ट है और जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो कम हो, वो लो हो। इसके लिए भी वेबर ने एक लेबर कॉस्ट इंडेक्स को बताया, ताकि ये जानने के लिए कि जो लेबर कॉस्ट है वो किसी भी लोकेशन की, इंडस्ट्री की लोकेशन को प्रभावित करेगा या नहीं करेगा किसी भी एरिया में। इसके लिए उसने लेबर कॉस्ट इंडेक्स को बताया, जो लेबर कोफिशिएंट भी कहा जाता है। ये कैसे कैलकुलेट किया गया वेबर के द्वारा, जिसमें पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर को डिवाइड किया गया वेट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट से। अब इसमें वेबर ने बताया कि हायर द लेबर कोफिशिएंट ग्रेटर इज द टेंडेंसी फॉर अ प्लांट टू बी लोकेटेड नियर द सेंटर ऑफ चीप लेबर सप्लाई। जितना ज्यादा आपका लेबर कोफिशिएंट होगा उतना ही जो प्लांट होगा वो चीप लेबर सप्लाई के नजदीक लोकेट होगा। और दूसरी कंडीशन में अगर जो लेबर कोफिशिएंट है वो कम है तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो इन्फ्लुएंस करेगी किसी भी प्लांट की लोकेशन को। क्यों? क्योंकि इसमें जो लेबर कॉस्ट होंगी वो ऑलरेडी कम ही होंगी। उसके लिए जो वेबर है उन्होंने आइसोडपेन्स को यूज किया लीस्ट कॉस्ट लोकेशंस को बताने के लिए। इसमें उसने आइसोटेम्स और क्रिटिकल आइसोडपेन इन दो चीजों को भी इंक्लूड किया, जिसे हम समझते हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं इस डायग्राम में आइसोटिम्स हैं और आइसोडपेन्स हैं। अब सबसे पहले समझते हैं हम आइसोटिम क्या होती है। आइसोटिम्स आर लाइंस ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फॉर एनी कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी के लिए जो इक्वल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट के पॉइंट होते हैं, उन पॉइंट्स को जब कोई लाइन मिलाती है, ज्वाइन करती है, तो वो लाइन कही जाती है आइसोटिम लाइन। दूसरी तरफ आइसोडपेन क्या होते हैं, जब इन लाइंस ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ इक्वल टोटल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, जो टोटल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होती है रॉ मटेरियल की और फिनिश्ड प्रोडक्ट की, जो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी, उन पॉइंट्स को जब ज्वाइन किया जाता है तो वो आइसोडपेन कहे जाते हैं। यहाँ इस डायग्राम में हम देख सकते हैं जो ये लाइन है ये दिखा रही है आइसोटिम फॉर फिनिश्ड प्रोडक्ट, ये वाली ये लाइन, और आइसोटिम्स फॉर रॉ मटेरियल दिस वन, ये है फिनिश्ड प्रोडक्ट की आइसोटिम्स। अब हम देख सकते हैं इस, मान लीजिए ये आइसोटिम है, तो इस पूरे आइसोटिम में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होंगी वो सेम रहेंगी 20। अब यहाँ पर ये दोनों आइसोटिम्स जिस जिस पॉइंट पे एक दूसरे को काट रही हैं, कट कर रही हैं,
उन पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो वो आइसोडपेन कहे जाते हैं। इसी तरह से जो वेबर है उन्होंने क्रिटिकल आइसोडपेन बताया। क्रिटिकल आइसोडपेन वो लाइन होगी जहां पर जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होंगी वो लेबर कॉस्ट के इक्वल होंगी। यहां पर हम देख सकते हैं ये लाइन, ये जो लाइन है ये क्रिटिकल आइसोडपेन है। यहाँ पर जो लेबर कॉस्ट है और जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो इक्वल है। तो किसी भी जो प्लांट है, इंडस्ट्री है, उसकी लोकेशन के लिए ये ऑप्टिमम लोकेशन कही जाएगी। उसके बाद जो थर्ड फैक्टर है वो है फैक्टर ऑफ एग्लोमिरेशन। एग्लोमिरेशन का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक इंडस्ट्रीज किसी एक सेम लोकेशन पे ऑपरेट होती हैं। इसकी इसकी वजह से क्या होता है कि जो उनके प्रोडक्शन कॉस्ट्स हैं उसमें कमी आती है, उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम हो जाती है। और ऐसा क्यों होता है, वो कम क्यों होती है? क्योंकि जो कॉमन यूज होता है बहुत सी एक्टिविटीज का, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल सर्विसेज, पब्लिक यूटिलिटीज, उन सब का इन इंडस्ट्रीज के द्वारा जो है वो कॉमन यूज होता है। और इसकी वजह से जो इंडिविजुअल प्लांट्स होते हैं उनकी जो सेविंग्स है वो बढ़ जाती है। इसने जो वेबर है इसने एग्लोमरेशन को एक स्ट्रॉन्ग डेविएशनल फोर्स के रूप में विजुअलाइज किया। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पे जो सर्कल्स हैं, यहाँ पे एग्लोमरेशन हो रही है इन इंडस्ट्रीज की, इन प्लांट्स की। ये सभी प्लांट्स किसी एक लोकेशन पे केंद्रित हैं, लोकेट हैं। तो जो ए बी सी डी और ई है वो लीस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पॉइंट्स हैं, और ये जो एक एरिया हम देखते हैं इसे हम एरिया ऑफ एग्लोमरेशन कहते हैं। इस एग्लोमरेशन की वजह से जो हर एक प्लांट्स हैं ये इनका इंडिविजुअल सेविंग्स होती हैं। तो ये तीन फैक्टर्स थे, ट्रांसपोर्टेशन, लेबर और एग्लोमरेशन, जो कि वेबर के द्वारा बताया गया कि किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन को प्रभावित करते हैं अलग अलग तरीके से। अब जो वेबर की थ्योरी है उसको क्रिटिसिज्म भी किया गया। फर्स्ट क्रिटिसिज्म का बेस था कि जो अजम्पशंस थी, जो वेबर ने चीजें अज्यूम की, वो अनरियलिस्टिक थी। वो जो वास्तविक जीवन है, वास्तविक संसार है, उसमें ऐसा संभव नहीं है। सेकंड है जो डिफेक्टिव लेबर सेंटर्स नोशन, जो कि वेबर के द्वारा बताया गया कि कुछ पर्टिकुलर सेंटर्स ही हैं जहां पर लेबर मिलती है, लेबर सप्लाई है, पर ऐसा नहीं, असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। थर्ड बताया डिफेक्टिव आइडिया ऑफ फिक्स्ड पॉइंट्स ऑफ कंजप्शन, की जो कंजप्शन के पॉइंट्स हैं वो भी फिक्स हैं, ऐसा भी नहीं होता है। उसके बाद जो उसकी जनरलाइजेशंस थी वो काफी वेग थी। उसने जो हिस्टोरिकल और सोशल फैक्टर्स थे उनको इग्नोर किया। वेबर के द्वारा सिर्फ जो ट्रांसपोर्टेशन है, लेबर है, या जो एग्लोमरेशन फैक्टर्स है, सिर्फ उन्हें बताया गया कि किसी भी प्लांट की लोकेशन के लिए उत्तरदायी। परंतु ऐसा नहीं है, बहुत से ऐतिहासिक फैक्टर्स भी होते हैं, बहुत से सोशल फैक्टर्स भी होते हैं जो किसी भी प्लांट को लोकेट करने में या डिसलोकेट करने में उत्तरदायी होते हैं। उसके बाद जो ओवरबर्डन विद टेक्निकल कंसिडरेशंस, जो वेबर है उसने बहुत सारे क्वांटिटेटिव चीजों को यूज किया, इंडेक्सेस को यूज किया, जो कि बहुत ज्यादा हो जाता है किसी भी एक लेमैन के लिए समझना चीजों को। तो इस तरह से वेबर ने जो इंडस्ट्रीज हैं उनकी लोकेशन को बताया, कौन से फैक्टर्स थे जो उन प्लांट्स की लोकेशन को प्रभावित करते हैं, और किस तरह से वो किसी भी प्लांट को किसी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन में लोकेट करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। ज्योग्राफी से रिलेटेड दूसरे मेन कंसेप्ट्स के लिए या थ्योरीज के लिए चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।